हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको आउटलायर्स बुक की समरी सुनाने जा रही हूँ, जिसको हमारे एक सब्सक्राइबर जिनका नाम है अशरफ गोडिल जी, उन्होंने रिकमेंड किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आमतौर पर बेहद सफल लोगों के बारे में कोई कहानी बताई जाती है। एक ऐसी कहानी जिसमें बुद्धिमत्ता और महत्वाकांक्षा पर ध्यान दिया जाता है। आउटलायर्स में मैल्कम ग्लेडवेल तर्क देते हैं कि सफलता की सच्ची कहानी बहुत अलग होती है, और अगर हम यह समझना चाहते हैं कि कुछ लोग ही सफल क्यों होते हैं, तो हमें उनके बारे में ज्यादा जानकारी जुटानी चाहिए, जैसे उनका परिवार, उनका जन्म स्थान या उनके जन्म की तिथि। सफलता की कहानी शुरुआत में जितनी नजर आती है, उससे कहीं ज्यादा जटिल और बेहद रोचक होती है। आउटलायर्स बताती है कि बीटल्स और बिल गेट्स में क्या समानता है। गणित में एशिया के लोगों की असाधारण सफलता का क्या कारण है। शीर्ष खिलाड़ियों की जीत के पीछे कौन सी बातें छिपी है। न्यूयॉर्क के सभी शीर्ष वकीलों के बायोडाटा एक जैसे क्यों नहीं सुना। यह सब पीढ़ी, परिवार, संस्कृति और सामाजिक वर्गों के संदर्भ में समझाया गया है। ग्लेडवेल कहते हैं कि अगर आप सिलिकॉन वैली के अरबपति बनना चाहते हैं, तो यह मायने रखता है कि आप किस साल पैदा हुए थे। आउटलायर्स वे लोग जिनकी उपलब्धियां सामान्य से अधिक होती है, एक विचित्र और अप्रत्याशित तर्क का अनुसरण करते हैं, और उस तर्क को स्पष्ट करते हुए ग्लेडवेल मानव क्षमता को अधिकतम बनाने का एक रोचक व विचारोत्तेजक नक्शा प्रदान कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन। एक आउटलायर कौन होता है। आउटलायर्स वो इंसान है जो बाकियों से कुछ हटकर करे। वे भीड़ का हिस्सा नहीं होता है, बल्कि कुछ अलग और अनोखा होता है। ऐसे लोग जो सफलता की चोटी छूते हैं, आउटलायर्स जीनियस होते हैं। एथलीट, रॉक स्टार, बिजनेस टाइकून्स और दुनिया के बिलियनियर लोग होते हैं, मगर उनका राज क्या है। हम अक्सर ऐसे लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं जो कामयाब है। गरीब से अमीर बनने की कहानी हमें इंस्पायर करती है। ऐसे लोगों के बारे में हम बहुत सी बातें जानना चाहते हैं, जैसे कि उनकी लाइफस्टाइल क्या है, वे कैसे रहते हैं, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, क्या उनमें कोई खास टैलेंट है। ऐसे बहुत से सवाल हमारे दिमाग में उठते हैं। हमें लगता है कि अपनी किसी खास क्वालिटीज की वजह से वे कामयाब है, मगर असलियत कुछ और ही है जो हमें अक्सर दिखाई नहीं देती। इस किताब में हमें कुछ ऐसी बातें सीखने को मिलेंगी जो बताएगी कि सक्सेस को लेकर हमारी सोच कहाँ गलत है। हमारे हिसाब से सक्सेस सिर्फ एक पर्सनल चीज है। हमें लगता है कि जो लोग सक्सेसफुल है, उन्होंने सब कुछ अपने दम पर ही किया है। उनकी कामयाबी के पीछे सिर्फ और सिर्फ उनकी ही काबिलियत है। तो क्या सिर्फ टैलेंट होने से ही काम चल जाएगा। अपब्रिंगिंग का क्या, उन लोगों का क्या जो उनकी कामयाबी के पीछे है। सोसाइटी और कल्चर का क्या, जिसे वे बिलोंग करते हैं। इन आउटलायर्स की कहानी पढ़ के हम इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमें इनसे सीख लेकर सक्सेस को नए नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। कैनेडियन हॉकी। हॉकी कनाडा का पॉपुलर स्पोर्ट है। वहाँ के लड़के इसे किंडरगार्टन से ही सीखना शुरू कर देते हैं। हर साल स्कूलों में हॉकी लीग होती है, मगर सवाल ये है कि वे अपने नेशनल टीम के लिए बेस्ट प्लेयर कैसे चुनते हैं। और ये बात गौर करने वाली है कि ज्यादातर बेस्ट हॉकी प्लेयर्स जनवरी से मार्च के बीच पैदा हुए लोग हैं। तो ऐसा कैसे हो गया। इसका सीक्रेट है कि हॉकी कोच क्लास के सबसे बड़ी एज वाले लड़कों को ही चुनते हैं। जैसे कि मान लो कोई लड़का दिसंबर में पैदा हुआ है, तो उसे टीम में नहीं चुना जाएगा। बड़ी एज वाले लड़के फिजिकली ज्यादा मजबूत होते हैं, इसलिए उन्हें चुना जाता है। एज में महीनों का गैप लड़कों की बॉडी में काफी डिफरेंस पैदा करता है। 9 से 10 की उम्र के बीच वाले लड़कों का चुनाव इसी हिसाब से किया जाता है। जो लड़के उम्र में बड़े होते हैं, उन्हें कोच ट्रेनिंग देता है। इन्हें बाकियों से 3 गुना ज्यादा प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। अपनी टीम्स में पहुंचने तक ये लड़के हॉकी के खेल में एक्सपर्ट हो चुके हैं, और फिर उन्हें बड़ी लीग्स में खेलने के लिए भेज दिया जाता है। यही सिलेक्शन प्रोसेस बाकी खेलों के लिए भी है।
एज डिफरेंस ओलंपिक्स में भी काफी मायने रखती है। साल के दूसरे हिस्से के महीनों में पैदा हुए बच्चों का टैलेंट अक्सर अनदेखा ही रह जाता है। छोटी उम्र वाले बच्चों को अक्सर स्पोर्ट्स में उतना एनकरेजमेंट नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए, पर अगर उन्हें भी उतना ही सपोर्ट और मौका मिले तो उनका हुनर भी निखर सकता है। हो सकता है उनमें से भी कोई सक्सेसफुल एथलीट बन जाए। कनाडा की नेशनल हॉकी टीम इस कोइंसिडेंस की वजह से ही आउटलायर बना पाई। ये इसलिए हुआ क्योंकि उनके प्लेयर्स पहले पैदा हुए थे और फिजिकली मजबूत थे। उन्हें सक्सेसफुल होने का मौका दिया गया और इसी तरह एक के बाद एक मौके उन्हें मिलते रहे। हमारा समाज उन्हीं को ज्यादा मौका देता है जो ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। उनके लिए हर दरवाजा खुला होता है जो उनका स्टेटस और भी ऊंचा कर देता है, और वे लोग जो फेल होते हैं उन्हें समाज डिसमिस कर देता है, क्योंकि ये हमारा सक्सेस को देखने का नजरिया है। हम केवल पर्सनल अचीवमेंट को ही सब कुछ समझते हैं। हम कभी भी ये नहीं सोचते कि हम किसे मौका दे रहे हैं और किसे नहीं। सक्सेसफुल होने में इसका भी एक बहुत बड़ा हाथ है। 10,000 घंटे। जब आप किसी चीज में एक्सपर्ट हो जाते हैं तो उसकी प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं, क्योंकि अब आपको और प्रैक्टिस करने की जरूरत महसूस नहीं होती। 1990 में बर्लिने के एकेडमी ऑफ म्यूजिक में एक स्टडी की गई थी जिसमें साइकोलॉजिस्ट का एक ग्रुप ये पता करना चाहता था कि प्रैक्टिस और टैलेंट सक्सेस के लिए कितने जरूरी है। क्या वायलिनिस्ट अपने टैलेंट की वजह से ही इतना अच्छा कर पाते हैं या फिर ये उनकी प्रैक्टिस का नतीजा है? साइकोलॉजिस्ट ने ये पाया कि जो स्टूडेंट जितना ज्यादा टाइम प्रैक्टिस में लगाते हैं वे उतना ही अच्छा वायलिन बजाते हैं। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उतना ज्यादा वक्त वे अपनी प्रैक्टिस को देते हैं और 20 साल की उम्र तक आते आते वे बेस्ट वायलिनिस्ट बन चुके होते हैं और पहले से 10,000 घंटे की प्रैक्टिस कर चुके होते हैं। यही स्टडी पियानिस्ट पर भी की गई जो एमेच्योर थे। उन्होंने बचपन में सिर्फ 2,000 घंटे ही प्रैक्टिस की थी, मगर प्रोफेशनल लोग हर साल अपने प्रैक्टिस का टाइम बड़ा कर देते थे और 20 साल के होते होते उन्होंने कुल 10,000 घंटों की प्रैक्टिस कर ली होती है। और साइकोलॉजिस्ट को पता लगा कि इसमें नेचुरल जैसी कोई बात नहीं है। ऐसा कोई म्यूजिशियन नहीं हुआ जो कम प्रैक्टिस करके भी बेस्ट म्यूजिशियन बना। किसी भी चीज में वर्ल्ड क्लास बनने के लिए आपको कम से कम 10,000 घंटे की प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। बाकी स्टडीज में भी ये जादुई नंबर प्रूफ हो चुका है। म्यूजिशियन से लेकर एथलीट, राइटर और क्रिमिनल मास्टरमाइंड्स तक सबको टॉप तक पहुंचने के लिए 10,000 घंटे प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। ऐसा लगता है कि शायद हमारे दिमाग को किसी भी चीज का मास्टर बनने और उसमें महारत हासिल करने में 10,000 घंटे तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन सच तो ये है कि हर कोई 10,000 घंटे स्पेंड नहीं कर सकता। इसे आप खुद से ही अचीव कर ले, ये पॉसिबल नहीं है। जब आप छोटे होते हैं तब आपके पेरेंट्स सपोर्टिव होते हैं। बड़े होने के बाद आपके पास इतना खाली टाइम होना चाहिए, लेकिन अगर आप गरीब हैं और काम करना आपकी मजबूरी है तब आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप प्रैक्टिस कर सके। ऐसे में 10,000 घंटे की प्रैक्टिस होना किसी बड़े मौके से कम नहीं है। आप बिल गेट्स का उदाहरण ले लीजिए। वे 8th ग्रेड से ही प्रोग्रामिंग करते हुए आ रहे हैं। ये उनके लिए खास अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि वे 1960 का वक्त था। उस टाइम में सिर्फ अमीर लोगों के पास ही कंप्यूटर होता था। बिल गेट्स के पिता एक वकील थे और उनकी माँ अमीर घर की थी। उन्होंने बिल गेट्स को सिएटल के एक एलाइट स्कूल लेकसाइड में डाला जो 1968 में कुछ ऐसे गिने चुने स्कूलों में शामिल था जहाँ की कंप्यूटर लैब था। स्कूल में 8th ग्रेड से लेकर हाई स्कूल तक बिल गेट्स ने प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस लगातार की। जब बिल गेट्स कॉलेज से निकलकर माइक्रोसॉफ्ट स्टार्ट करने की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में 10,000 घंटे से ज्यादा की प्रैक्टिस कर ली थी। वे एक बहुत ब्रिलियंट प्रोग्रामर और एंटरप्रेन्योर थे, मगर बिल गेट्स को वो खास मौका मिला जैसे कि वे खुद कहते हैं, मैं बहुत लकी था। एक आउटलायर बनने के लिए आपको एक खास अपॉर्चुनिटी की जरूरत है। आपको वे लकी मौका मिलना चाहिए जिससे आप खुद को प्रूव कर सके। अगर आपके पास हटकर टैलेंट है
तो आपको एक हटकर मौके की भी सख्त जरूरत है। बीटल्स। ऊपर देखो, एक नजर डालो उस आदमी पर जिसके पास कुछ भी नहीं था, न कोई खानदान, न ही सिर पर किसी का हाथ, मगर आज वो जो भी है सिर्फ अपने दम पर है। ये शब्द रॉबर्ट विनथ्रोप ने बेंजामिन फ्रैंकलिन के स्टैचू से पर्दा उठाते हुए कहे थे। तो क्या सच में आउटलायर ऐसे ही होते हैं? हम सक्सेसफुल लोगों की ऑटोबायोग्राफी पढ़कर ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन सब की जिंदगी शुरुआत में बेहद मामूली होती है, मगर उन सब ने सारी मुश्किलों का सामना करते हुए सक्सेस हासिल की है, क्योंकि उन सब के पास कोई न कोई खूबी थी। उनके सफलता के पीछे जो चीज हमें दिखाई नहीं देती वो है अपॉर्चुनिटी। जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन को बहुत से मौके भी मिले और एडवांटेजेस भी। आउटलायर्स की सक्सेस के पीछे उनके पेरेंट्स और उनकी कम्युनिटी का भी हाथ होता है। एक तरह वे अपने कल्चर और अपने पूर्वजों की लेगेसी के एहसानमंद होते हैं। अगर हमें ये जानना है कि कोई इंसान कैसे सक्सेसफुल बनता है तो सिर्फ उसकी क्वालिटी जानना ही काफी नहीं है। हमें ये भी जानना होगा कि वो आदमी कब और कहाँ पैदा हुआ और पला बड़ा था। अब जैसे कि बीटल्स को ही ले लो। पॉपुलर होने से पहले उनको हैम्बर्ग, जर्मनी में अपना खास मौका मिला था। ये 1960 की बात है। उस वक्त बीटल्स सिर्फ एक हाई स्कूल बैंड हुआ करता था। उन दिनों हैम्बर्ग में स्ट्रिप्स क्लब्स की भरमार थी। ऐसे में ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए रॉक बैंड काफी डिमांड में थे। वहीं एक ब्रूनो नाम का क्लब हुआ करता था, जहां लिवरपूल, इंग्लैंड से कई बैंड्स बुलाए जाते थे। क्लब का मालिक फिलिप नॉर्मन चाहता था कि उसके क्लब में बैंड लगातार घंटों तक बजाता रहे। जैसे जॉन लेनन ने हैम्बर्ग में अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में कहा था, हम और भी ज्यादा बेहतर होते जा रहे थे और हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा था। हम बहुत बढ़िया करने की कोशिश करते थे, पूरे दिलो जान से, ताकि हम इसमें अपना बेस्ट दे सके। रोज रात को हैम्बर्ग के क्लबों में बीटल्स पूरे 8 घंटों तक बजाते रहते थे। इस प्रैक्टिस से उनकी क्रिएटिविटी, उनका स्टेमिना, डिसिप्लिन बढ़ने लगा था। लिवरपूल में वे एक ही गाना 1 घंटे तक बजाते थे, मगर हैम्बर्ग में उन्हें इसके डिफरेंट वर्जन बजाने पड़ते थे। वे 8 घंटे कवर करने के लिए रॉक और जाज भी बजाया करते थे और 18 महीने के अंदर बीटल्स हैम्बर्ग में 270 रातों की परफॉर्मेंस दे चुके थे। जब 1964 में जब वे पॉपुलर हुए तब वे 1200 से ऊपर लाइव परफॉर्मेंस दे चुके थे। यही चीज थी जो उन्हें बाकी के रॉक एंड रोल बैंड से अलग करती थी। लाइव ऑडियंस के साथ उनकी प्रैक्टिस बाकियों से कई ज्यादा थी। हैम्बर्ग में बीटल्स को खास मौके मिले। उन्हें हैम्बर्ग जर्मनी के कल्चर और कम्युनिटी का भी फायदा हुआ। जैसे कि फिलिप नॉर्मन ने कहा था, जब वे वहां थे तो कुछ खास अच्छे नहीं थे, मगर कब वे वहां से लौटे तो बेहतरीन थे। सबसे अलग, कोई भी उनके जैसा नहीं था। इस तरह से उनकी शुरुआत हुई। कार्नेज, मॉर्गन और रॉकफेलर। हिस्टोरियंस ने ह्यूमन हिस्ट्री के 75 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट बनाई है। उन्होंने इसमें फेराओ और क्लियोपेट्रा के टाइम से लेकर उसके बाद तक के लोग शामिल किए हैं। उन्होंने दुनिया के हर कोने से सबसे अमीर लोग ढूंढने की कोशिश की है। हैरानी की बात है कि उनमें से 20% लोग सिर्फ अमेरिका के ही एक ही खानदान से हैं। एंड्रयू कार्नेज इस लिस्ट में है। वे 1835 में पैदा हुए थे। जेपी मॉर्गन 1837 में पैदा हुए थे, जबकि जॉन रॉकफेलर 1839 में पैदा हुए थे। इन 75 अमीर लोगों में 11 दूसरे अमेरिकन भी शामिल हैं। ये सब 1830 से 1840 के बीच पैदा हुए थे और सब के सब बेहद अमीर हैं। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? इसके पीछे क्या हो सकता है? अगर हम ध्यान से देखें तो पता लगेगा कि 1860 से 1870 के बीच अमेरिका की इकोनॉमी में बहुत बड़े बदलाव आए थे। ये वो टाइम था जब वॉल स्ट्रीट डेवलप हो रहा था, स्टील मैन्युफैक्चर होने लगा था और रेल रोड्स कंस्ट्रक्ट हो रहे थे। अमेरिकन इकोनॉमी ट्रेडिशनल से मॉडर्न हो रही थी। इस लिस्ट में शामिल सारे आउटलायर्स को इस इकोनॉमी बूम के हिसाब से एकदम सही वक्त मिला।
1840 में पैदा हुए लोग बहुत छोटे थे और 1820 में पैदा हुए बहुत बूढ़े थे। कार्नेज और मॉर्गन और रॉकफेलर की उम्र बिल्कुल सही थी और उन्हें इसी बात का फायदा मिला कि वे अपने देश की इकोनॉमिक ग्रोथ का पूरा बेनिफिट ले पाए। इन अमीर लोगों के पास टैलेंट भी था और विजन भी, पर सबसे बढ़कर उनके पास उन हॉकी प्लेयर्स की तरह एक चीज थी, वो थी स्पेशल अपॉर्चुनिटी। वे फाइनेंस और स्टील इंडस्ट्री में राज करने के लिए आए थे क्योंकि वे सही वक्त और सही जगह पैदा हुए थे। चलिए सिलिकॉन वैली के आउटलायर्स पर एक नजर डालते हैं। उन्हें अपनी स्पेशल अपॉर्चुनिटी 1975 में मिली जब पर्सनल कंप्यूटर आल्टेयर 8800 लॉन्च हुआ था। पुराने कंप्यूटर मॉडल काफी भारी भरकम और महंगे हुआ करते थे, लेकिन अल्टेयर की कीमत सिर्फ $1997 थी। इसे खुद ही घर में असेंबल किया जा सकता था, कोई भी इसे खरीद कर इस्तेमाल कर सकता था। 1975 से पर्सनल कंप्यूटर का दौर शुरू हुआ। अगर उस वक्त आप बहुत छोटे होते या बहुत बूढ़े होते तो वो स्पेशल अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलती, पर अगर आप 1958 के बाद पैदा हुए होते तो आप तब हाई स्कूल में होते, लेकिन अगर आप 1952 से पहले जन्मे होते तो शायद आप IBM में जॉब कर रहे होते। 1975 में IBM सिलिकॉन वैली की एक स्टैब्लिश्ड कंपनी बन चुकी थी। ये कंप्यूटर के मेन फ्रेम प्रोड्यूस करके बिलियंस कमा रहे थे। जो जॉब करने की उम्र में थे पहले से ही कंपनी में मौजूद थे और अच्छा कमा रहे थे, लेकिन वे ओल्ड पैराडिगम को बिलोंग करते थे। उनको स्पेशल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी। पर्सनल कंप्यूटर के रेवोल्यूशन के दौर में पैदा होने की सही उम्र 1955 में पैदा होने वालों की थी, क्योंकि 1975 में ये जनरेशन सीधे कॉलेज से निकल कर आई थी। उनके पास अपॉर्चुनिटी थी कि वे मॉडर्न कंप्यूटर के फील्ड में पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर कर सके। 1955 में पैदा हुआ सॉफ्टवेयर बिलियनियर कौन है? बिल गेट्स अक्टूबर 28, 1955 में पैदा हुए थे। उनके माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर पॉल एलन जनवरी 21, 1956 में पैदा हुए थे। दोनों ने साथ ही लेक्साइड से पढ़ाई की थी। दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे और लेक्साइड कंप्यूटर क्लब के मेंबर्स हैं। स्टीव जॉब्स फरवरी 24, 1955 में पैदा हुए थे। जॉब्स गेट्स की तरह बचपन से ही अमीर नहीं थे, उन्हें अडॉप्ट किया गया था, मगर उनकी परवरिश माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में हुई थी। ये जगह सिलिकॉन वैली के सेंटर में थी। जॉब्स ऐसे आस पड़ोस में पले बढ़े जहां हेवलेट पेकार्ड के इंजीनियर्स रहते थे। उन्होंने HP साइंटिस्ट के फोरम्स अटेंड किए। वे माउंटेन व्यू की फ्ली मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेयर पार्ट बेचा करते थे। जब स्टीव जॉब्स 12 की उम्र के थे, उन्हें बिल हेवलेट का नंबर 1 फोन बुक में मिला। उन्होंने HP के को फाउंडर को फोन करके पूछा कि क्या उन्हें स्पेयर पार्ट चाहिए। जॉब्स ने न केवल स्पेयर पार्ट्स बेचे, बल्कि उन्हें HP में समर जॉब भी मिल गया। ऐसी नहीं है कि US के सारे बिजनेस टाइकून्स 1955 और 1830 में ही पैदा हुए, मगर उनकी स्टोरीज में ये आम बात है। हम इंडिविजुअली अचीवमेंट देखने में इतने खो जाते हैं कि हम पैटर्न नहीं देख पाते। इन सभी सक्सेसफुल लोगों को खास मौके मिले हैं। उन्होंने इन मौकों को लपका और इनका पूरा फायदा उठाया। वे ऐसे टाइम में पैदा हुए जब सोसाइटी उन्हें उनके हार्ड वर्क का पूरा इनाम दे सकती थी। उनकी सक्सेस सिर्फ उनकी कमाई हुई नहीं है, जिस दौर में वे पैदा हुए हैं उसका भी उनकी सक्सेस में एक बहुत बड़ा रोल है। एशियंस और मैथ। कभी सोचा है कि एशियंस मैथ में क्यों अच्छे होते हैं? आप कहेंगे कि शायद बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन ये सोचना मुश्किल है कि इनके कल्चर में ही कुछ गहराई से छुपा है। एशियन अपनी कल्चर लीगेसी की वजह से मैथ में आउटलायर्स होते हैं। उनके पास लॉजिकल नंबर नेमिंग और काउंटिंग सिस्टम है। चाइनीज में नंबर वर्ड्स बहुत छोटे हैं। 7 उनके यहाँ QI है और 4 SI है। इंग्लिश में उन्हें 7 और 4 कहते हैं। तो चाइनीज में नंबर नेम याद रखना और बोलना आसान है क्योंकि वे छोटे हैं। हम 11, 12 और 13 इंग्लिश में काउंट करते हैं, पर हम 16, 17, 18 क्यों कहते हैं? 1, 2 और 3 क्यों नहीं कहते? चाइनीज, जापानीज और कोरियंस के लिए सिर्फ नंबर 11 के लिए 10, 1, 12 के लिए 10 to 20 के लिए
2 10s और 21 के लिए 2 10s 1 है। इंग्लिश में नंबर नेम्स इरेगुलर है, लेकिन एशियंस के लिए नंबर्स को ऐड करना ज्यादा आसान है। 37 प्लस में 22 करने के लिए एक इंग्लिश फर्स्ट ग्रेडर पहले 37 और 22 को नंबर्स में कन्वर्ट करेगा, फिर जोड़ेगा। मगर एशियन के लिए 3 10s 7 और 2 10s 2 को प्लस करना ज्यादा आसान है, क्योंकि इक्वेशन उसके सामने ही है। जवाब 5 10s 9 होगा। एशियन नंबर सिस्टम बिल्कुल सीधा है। एशियन बच्चे वेस्टर्न बच्चों के मुकाबले जल्दी काउंटिंग करना, नंबर याद रखना और कैलकुलेट करना सीख लेते हैं। उनके यहाँ फ्रैक्शन भी ज्यादा आसान है। 3:5 इंग्लिश में 3/5 होगा। चाइनीज लोग कहते हैं आउट ऑफ 5 पार्ट्स टेक 3। एक छोटा बच्चा भी फ्रैक्शन को वर्ड्स में बोल सकता है। न्यूमरेटर को पहले ही डिनोमिनेटर से अलग किया जा चुका है। इंग्लिश में डिकेड नंबर जैसे 21, 22, 23 के लिए पहले आता है, मगर टीन्स के लिए यूनिट नंबर पहले आता है, जैसे 14, 15 और 16 में। पहले से ही वेस्टर्न बच्चों का मैथ से दिल उब जाता है। मैथ कुछ समझ में नहीं आता। इसकी भाषा बहुत मुश्किल है। इसके बेसिक रूल्स बहुत बेढंगे और कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। अपने सिंपल और लॉजिकल नंबर सिस्टम की वजह से एशियन बच्चों को मैथ सीखना मजेदार लगता है। वे जल्दी और आसानी से इसे सीख जाते हैं, क्योंकि उनके नंबर्स ही उनको ये एडवांटेज देते हैं। तो इस बात से ही पता चलता है कि क्यों एशियन मैथ में टैलेंट होता है। लेकिन ईस्ट और वेस्ट के नंबर सिस्टम के बीच का डिफरेंस इस बात का इशारा देता है कि मैथ में अच्छा होना भी किसी ग्रुप के कल्चर से जुड़ा हो सकता है। राइस पैडलर्स। चाइनीज लोग हजारों सालों से चावल की खेती करते आ रहे हैं। उनकी अनोखी चावल उगाने की टेक्निक को कई दूसरे एशियन देशों ने भी अपनाया है। राइस कल्टीवेशन का प्रोसेस बहुत मेहनत वाला होता है। ये व्हीट यानी गेहूं की तरह नहीं है कि बस खेत तैयार किया और बोना शुरू कर दिया। चावल उगाने के लिए किसानों को पैडीज बनानी पड़ती है और इसमें पानी की भरपूर सप्लाई होनी चाहिए। किसान पानी की सप्लाई के लिए चैनल्स और डाइक्स बनाते हैं। फिर मुलायम मिट्टी में चावल के पौधों को प्लांट किया जाता है। फर्टिलाइजर के लिए चाइनीज इंसानी खाद और बाकी ऑर्गेनिक मटेरियल्स इस्तेमाल करते हैं। राइस कल्टीवेशन का काम पूरा परिवार मिलकर करता है। किसान का परिवार, रिश्तेदार और दोस्त सब इस काम में मदद करने आते हैं। इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि चावल के पौधे अच्छे से प्लांट किए जाए। जब चावल तैयार हो जाता है, सब मिलकर फसल काटते हैं। राइस पैडी बहुत छोटी होती है, एक होटल के कमरे जितने साइज की। एक खेत में 2 या 3 राइस पैडीज ही बन सकती है। एक चाइनीज गांव सिर्फ 450 एकड़ जमीन से ही खुद के लिए चावल उगा सकता है। अमेरिका में 450 एकड़ का खेत तो एक फैमिली के पास ही होता है। वेस्टर्न और ईस्टर्न एग्रीकल्चर में यही एक सबसे बड़ा डिफरेंस है। मिड वेस्टर्न अमेरिका में फार्मर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं और इसलिए वे मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ ह्यूमन एफर्ट्स कम है और मशीन की मदद से फार्मर ज्यादा फसल उगाता है। चाइनीज और बाकी एशियंस के पास ज्यादा इक्विपमेंट नहीं होते और ज्यादा फसल के लिए वे ज्यादा वक्त देते हैं और एफर्ट करते हैं। राइस पैडी छोटी होती है, मगर फार्मर इसे जानबूझकर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वे राइस की क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करना चाहते। और अगर ज्यादा फसल चाहिए तो किसान ज्यादा मेहनत भी करता है। और यूरोपियन फार्मर विंटर के दिनों में खाली बैठे रहते हैं। इन दिनों उनके पास कुछ काम नहीं होता, तो वे लोग सोते रहते हैं। ग्रेहम रोब, एक हिस्टोरियन, ने लिखा है, फ्रांस जैसे देशों में किसानों की हालत 19th सेंचुरी में भी ये है कि बहुत दिनों तक खाली बैठने के बाद ही थोड़ा बहुत काम करने का मौका मिलता है, जबकि चाइनीज फार्मर कभी खाली नहीं बैठता। गर्म मौसम में वो बैम्बू हैट्स और बास्केट बनाकर बेचता है। वो राइस पैडीज की मरम्मत करता है। वो ड्राई बीन कर्ड और टोफू बनाता है। जब फार्मिंग सीजन नहीं होता तो चाइनीज लोग पैसा कमाने के लिए बाकी के छोटे मोटे काम करते रहते हैं। जब स्प्रिंग का मौसम आता है तो चाइनीज फार्मर फिर से सवेरे सवेरे अपने खेतों में चल पड़ता है। 20 गुना चावल उगाना गेहूं या मक्का उगाने से 20 गुना ज्यादा मेहनत का काम है। और एक चाइनीज फार्मर राइस पैडीज में हर साल 3000 घंटे काम करता है। किसान की कड़ी मेहनत इस चाइनीज कहावत में नजर आती है।
सर्दियों में आलसी आदमी जमकर मर जाता है और खाने के लिए भगवान की तरफ मत देखो, बल्कि दोनों हाथों को काम करते हुए देखो। और आखिरी वाला रशियन कहावत से बिल्कुल अलग है, अगर भगवान नहीं लाएगा तो धरती नहीं देगी। ईस्टर्न एग्रीकल्चर ज्यादा मेहनत वाली और प्रैक्टिकल है। राइस पैडीज एशियन फार्मर की कड़ी मेहनत की झलक है। उन्होंने अपनी मेहनत से ही नेचर के चैलेंज को एक्सेप्ट किया और अपनी गरीबी पर जीत हासिल की, क्योंकि हार्ड वर्क उनकी कल्चर लीगेसी का एक हिस्सा है। वे जहां जाते हैं अपनी इस क्वालिटी को साथ ले जाते हैं। कंक्लूजन, अब हमें पता है कि सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ टैलेंट से ही काम नहीं चलता। उस टैलेंट की प्रैक्टिस करने के लिए स्पेशल अपॉर्चुनिटी भी मिलनी जरूरी है। हमने अपब्रिंगिंग की इम्पोर्टेंस भी जानी, क्योंकि आउटलायर्स ऐसे ही पैदा नहीं होते हैं। सही वक्त और जगह जहां वे पैदा होते हैं उसका भी उनकी सक्सेस में बहुत बड़ा हाथ होता है। हालांकि किसी इंडिविजुअल की क्वालिटी से उसके सक्सेस को एक्सप्लेन करना आसान है, मगर वे सब क्वालिटी उन्हें अपने कल्चर से भी मिलती है। इन सब सक्सेस स्टोरीज में हमें एक बात जो सीखने को मिलती है वो ये है, हमारे पास जो है हमें उसका ही इस्तेमाल करना होगा। अगर हमें वो अपॉर्चुनिटी या एडवांटेज मिले तो हम उसमें अपनी मेहनत भी जोड़ सकते हैं और इस तरह हम भी आउटलायर्स बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज की ऑडियो बुक समरी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आप भी कोई हमसे ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो आप भी हमें कमेंट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑडियो बुक में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।